ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विजन एजुकेशन में। 2 अगस्त से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस भर्ती 2016 के साक्षात्कार आयोजित करने जा रहा है। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट्स प्री और मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाते हैं और इंटरव्यू का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं होता है। आज हम आपको 2 प्रशासनिक अधिकारियों से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आरएएस 2011 बैच के अधिकारी नरेंद्र वर्मा, जो अभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आरएएस 2012 बैच के अधिकारी रणवीर सिंह परिहार, जो अभी सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले सर, आप दोनों का स्वागत है विजन एजुकेशन में। रणवीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि साक्षात्कार क्या है और इसकी तैयारी कैसे शुरू की जा सकती है। सबसे पहले साक्षात्कार के बारे में हम एक पृष्ठभूमि सतही तौर पर ये समझ लें कि ये आपके ज्ञान का कोई परीक्षण नहीं है। साक्षात्कार आपकी मनोवृत्ति, आपके स्वभाव का परीक्षण है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कितने दृढ़ विश्वास के साथ में और कितने मौलिक स्वभाव के साथ में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। साक्षात्कार के लिए मुझे सबसे पहले ये समझा दें कि परीक्षा के 3 चरण। प्रारंभिक परीक्षा में आप नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को बाहर करते हैं। मुख्य परीक्षा में जहां आप अपने विभिन्न आयामों को समाहित करने का परिचय दे चुके हैं। साक्षात्कार आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, इसलिए इसमें ज्ञान और कम जानकारी के लिए ज़्यादा नर्वस होना की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र जी, जैसा कि रणवीर जी ने बताया कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा जो कि भाई जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस होती है, आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, कुछ भी जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं पत्रिका टीवी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित किया है, उन लोगों के लिए, उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए जो राज्य की सेवा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा में जाना चाहते हैं, जो एक ना केवल एक सपना देखते हैं बल्कि उस सपने को तामीर करने के लिए उसका मादा रखते हैं। उन लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें यहाँ बुलाया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, चाहे निजी संस्थान हो, चाहे राजकीय सेवाएं हों, कोई भी, चाहे सरकार हो, किसी भी तरीके, यदि कोई भी अपने उसमें चुनना चाहता है तो ये इंटरव्यू एक माध्यम होता है। अब उसमें इंटरव्यू में श्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ चुनना उनका एक मंतव्य रहता है और उसी के हिसाब से व्यक्ति को अपनी तैयारियां रखनी चाहिए। जैसा कि रणवीर जी ने बताया कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चे का फोकस ये रहना चाहिए कि जो उसका वास्तविकता उसकी है, उसका वास्तविक व्यक्तित्व, वैसा ही वो प्रेजेंस करे। दूसरा ये है कि कई लोग मुझे कहते हुए मिलते हैं कि सर, हमने 10 सवाल पूछे थे, 10 सवालों के बिल्कुल सही आंसर दिए, उसके बावजूद भी हमारे नंबर नहीं आए। तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों के, वो एक मुगालते में रहते हैं, वो सोचते हैं कि मात्र ज्ञान ही वहाँ पर एक सब कुछ है, जबकि मैं बताना देना चाहता हूँ कि ज्ञान मात्र एक कड़ी है। आपका ये व्यक्तित्व, मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरव्यू साक्षात्कार कोई परीक्षा नहीं है, ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है, जिसमें आपका कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या आपका एटीट्यूड है, किस तरीके से आप में अंदर टॉलरेंस है, किस तरीके से आप बातों को सुनते हैं, किस तरीके से आप आने वाली समस्याओं को जो भविष्य में आपके सामने आएगी उनका किस तरीके से निर्णय करेंगे, किस तरीके से उनको एग्जीक्यूशन करेंगे, किस तरीके से लोगों की मनोभावनाओं को समझेंगे और किस तरीके से लोगों को संतुष्ट करेंगे। जो सरकार का वास्तविक चेहरा है, जो सरकार का लोक कल्याणकारी चेहरा है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और सुशासन की आधारशिला रखेंगे। यही हम इंटरव्यू का पूरा मंतव्य रहता है। रणवीर जी, कई बार देखने में आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपने आप कुछ अलग दिखाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि जब उन्हें कोई प्रश्न नहीं आता है, इंटरव्यूअर में जो प्रश्न पूछा जाता है, यदि वो प्रश्न उनको नहीं आता है तो उसका एक बनावटी आंसर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? उनको इस चीज से फायदा होगा या नुकसान होगा? पत्रिका के माध्यम से ये बात मैं रखना चाहूँगा कि सबसे पहले साक्षात्कार में आप ये समझ लें कि जो सामने बोर्ड बैठा है वो सिर्फ आपके चयन के लिए ही बैठा है। आपको अपनी विशेषताएं उनके सामने सरलता से अभिव्यक्त करनी है। साक्षात्कार के लिए सबसे पहली बात, आपने कहा कि लगता है कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल सेंस, तो मौलिकता को ही वो लोग पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं तो उनके बड़े बनावटी आंसर होते हैं, यहाँ व्यापक दायरा मिलेगा, समाज कल्याण। जो सामने बोर्ड में बैठे हैं वो लगातार 30-30, 40-40 साल से अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो इन बनावटी बातों का वहाँ कोई ज़्यादा
आकर्षण नहीं रहता है। अपनी मौलिक अभिव्यक्ति बहुत साधारण समझ के साथ में, एक प्रशासनिक उत्कृष्टता के साथ में, अपनी विवेकशील व्यवहार से आप जितना जितना स्वाभाविक तौर पर अभिव्यक्त करेंगे उसका निसंदेह लाभ होगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप अपनी सरलता से सॉरी सर कहें, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय आप उसका अनायास प्रयास करते रहें। नरेंद्र जी, कई बार देखने में आता है कि एक स्टूडेंट है जिसने मैन क्लियर कर लिया है, उस टाइम पे बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जाकर के उसको जब इंटरव्यू का टाइम होता है उस टाइम पे वह एक स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये स्ट्रेस का पीरियड, इसको कैसे कम किया जाए, स्ट्रेस को कैसे हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये देखने में आया है कि बच्चा आसानी से प्री क्लियर कर लेता है, मेंस क्लियर कर लेता है, लेकिन जब इंटरव्यू का पीरियड आता है, जब अंतिम चरण आता है तो वो कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि डर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसके लिए बच्चों को चाहिए कि वो अपने पूरे व्यक्तित्व पर, जो उसकी सकारात्मकता है, नकारात्मकता है, पूरे उस पर एक्सरसाइज करें, अपनी नकारात्मकताओं को बेहतर तरीके से उभारने की कोशिश करें, अपने ज्ञान का दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। लोगों से, ऐसे लोग जो अभी इनमें सक्सेस हो चुके हैं, जो इसमें इस निरंतर उसमें सक्सेस की तरफ अग्रसर हैं इस दौर में, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ उनके वार्ता करनी चाहिए, बेहतर तरीके से जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, जिससे वो अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकें। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, उनकी जो लैंग्वेज है उसको लेकर के उनमें बड़ा डर रहता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण में अब पिछले कोई समय आप उठा के देख लें, जो भी डेटा है, बहुत सारा भरमार है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वही फाइनल क्रैक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि उन लोगों में ये तो है नहीं कि आत्मविश्वास की कमी है या कोई वो अलग ग्रह से आए हैं, वो सभी आम लोग हैं और जो इंटरव्यूअर्स भी हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जब इंटरव्यू देने स्टूडेंट जाता है तो वो सोचता है मैं इंग्लिश में अपने आप को प्रेजेंट करूं, इंग्लिश में ज़्यादा प्रेजेंट करूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ कहीं ना कहीं जो ग्रामीण तबके का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं डर जाता है। देखिए, आरपीएससी ने इस भावना को बहुत गहराई से समझा है। आरपीएससी बिल्कुल समझती है, आपका जो CV है उसमें भी वो लेती है कि आप किस माध्यम से हैं और किस माध्यम से आप ज़्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। तो यदि बच्चा इंग्लिश मीडियम से, यदि उसको लगता है कि वो अभिव्यक्ति ज़्यादा बेहतर कर सकता है तो उसके साथ जा सकता है। यदि उसको लगता है कि वो हिंदी मीडियम के में ज़्यादा बेहतर अभिव्यक्ति कर सकता है तो उसके साथ जा सकता है। आरपीएससी की तरह, इंटरव्यू की तरह इसमें कोई भी रोक नहीं होती है। आवश्यकता यह है कि व्यक्ति अपनी बात को कितनी बेहतर तरीके से, किस माध्यम के द्वारा व्यक्ति सामने वाले तक पहुँचा सके, ये ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा, साक्षात्कार के लिए मुझे लगता है कि भाषा एक माध्यम है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। और विशेष रूप से सारे ग्रामीण साथियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक शख्स अपने आप में एक यूनिक मेंबर है। जो सामने बैठे हैं वो लोग भली भांति जानते हैं कि मारवाड़, मेवाड़ या ब्रज भाषा से जो लोग भली भांति परिचित हैं वो राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं में उसका ज़्यादा अच्छा उपयोग कर पाएंगे। इसलिए राजस्थान में चाहे आप मारवाड़ी भाषा का उपयोग करें तो भी कोई समस्या नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए हिंदी और अंग्रेजी 2 माध्यम हैं। आपके पास में जितनी ग्राउंड रियलिटीज़ की नॉलेज है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके लिए आपको कोई हतोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र जी, आजकल गवर्नमेंट ने कई फ्लैगशिप योजनाएं चला रखी हैं। इन फ्लैगशिप योजनाओं से भी इंटरव्यू में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन फ्लैगशिप योजनाओं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन पर स्टूडेंट्स का आंसर मोड क्या होना चाहिए? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, बहुत ही माकूल है ये सवाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। पहले तो देखिए, जो साक्षात्कार में जो अपीयर हो रहे हैं उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप भविष्य में जब जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सरकार की एक कड़ी होंगी, सरकार का एक प्रतिनिधित्व होंगे, चाहे वो ब्लॉक में होंगे, चाहे जिले में होंगे, विभिन्न विभागों में होंगे। और इन फ्लैगशिप योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। पहला तो ये चीज़ जानने की जरूरत है कि फ्लैगशिप योजना क्या है। वास्तविकता में फ्लैगशिप योजना सरकार का लोक कल्याणकारी चेहरा है और सुशासन की आधारशिला है। और आप लोगों को ये जानना कि सामान्य योजना के पीछे, सामान्य योजना और फ्लैगशिप योजना में क्या अंतर है, फ्लैगशिप योजना के पीछे सरकार की क्या मंशा रही है, फ्लैगशिप योजना लागू करने की क्या महत्वपूर्ण कड़ी है, तो फ्लैगशिप योजना लागू करने के पीछे क्या तकनीकी और क्या धरातलीय चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है, किस तरीके से नए सुझाव हो सकते हैं बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या नवाचार और ऐड किए जा सकते हैं, सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो लक्षित समूह है इन फ्लैगशिप योजनाओं को, उन तक कितनी बेहतर तरीके से ये योजनाएं पहुंच सके, इस तरीके का हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और उसी तरीके का एग्जीक्यूशन करने के लिए अभिव्यक्ति उस बोर्ड के सामने हमारे पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बताया कि जो फ्लैगशिप योजना है उनको किस तरीके से आगे पहुंचाया जाए, इसका ज्ञान स्टूडेंट्स को होना चाहिए। RAS इंटरव्यू टिप्स में यहाँ हो चला एक छोटे से ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जानेंगे कि असफलता और सफलता में मानसिक स्थिति को कैसे नियंत्रण में किया जा सके। तब तक बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।